हाँ, तो जितने भी बच्चे क्लास 11th के हैं, जो बच्चे क्लास 11 में पढ़ते हैं, उनके पास जीव विज्ञान विषय है। और जो क्लास 11 में पढ़ते हैं तो हमारा देखिए चैप्टर है 3, जिसका नाम है पादप जगत। और हम बात करते हैं पादप जगत की। तो पादप जगत की देखिए बच्चों, प्यारे बच्चों, इससे पहले मैं एक क्लास पढ़ा चुका हूँ और यह आज हमारी दूसरी क्लास है। तो देखिए ये मेरा जितने बच्चे हिंदी मीडियम वाले हैं उनके लिए मेरी ये रिकॉर्डेड क्लास है। तो सभी बच्चे आराम से बैठे रहें शांति से, और जो भी कुछ बताया जा रहा है हमारे आज लेक्चर 2 में, उसे बड़े ध्यान से देखते रहें और NCERT को पढ़ते रहें। तो आज देखिए हमें दूसरा जो हमारा लेक्चर है, उस दूसरे लेक्चर में देखिए हमें आज पढ़ना क्या है। देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं शैवाल की। तो आज का जो हमारा दूसरा वाला लेक्चर है, उस दूसरी वाली जो हमारी क्लास है, इस लेक्चर में आज हम थोड़ा शैवाल के बारे में समझते हैं। जितना हमारा आज की क्लास में कवर हो सकता है केवल हम उतना ही पढ़ेंगे। तो देखिए सबसे पहले हम बात करें शैवाल की। तो देखिए सबसे पहले तो हमें ये बात सोचनी है कि आखिर में शैवाल होता क्या है, कैसे होते हैं शैवाल। सबसे पहले तो हमें ये समझना है शैवाल। तो प्यारे बच्चों थोड़ा गौर से देखिए, ये देखिए पानी भरा हुआ है, या आपने जब भी कभी तालाब होगा या बहुत सारी नदियाँ या कोई झील है, तो बड़े बड़े झील है, तालाब है या खेत है, इस खेतों में पानी भरा हुआ है या कुछ गड्ढे हैं जिस गड्ढों के अंदर पानी भरा हुआ है, तो मैं वहाँ पर ऐसी संरचना देखता हूँ। ये दिख रही है संरचना, ये इसी को मैं क्या कहता हूँ, काई। इसे दिख रही है, इसे हम क्या कहते हैं, काई। तो ये क्या है, इसे जो संरचना दिख रही है क्या है, काई। तो यही सब क्या है जो ऐसी संरचना, इन्हीं संरचनाओं को हम कहते हैं प्यारे बच्चों शैवाल कहते हैं। तो देखिए सबसे पहले देखिए शैवाल शब्द सबसे पहले एक कैरोलस लीनियस जो हमारे साइंटिस्ट थे, उन्होंने सबसे पहले इसका नाम शैवाल दिया। उसके अलावा जो शैवाल का अध्ययन है, आखिर में विज्ञान की वह कौन सी शाखा है जिसके अंतर्गत हम शैवाल का अध्ययन करते हैं, तो हम ये भी कह सकते हैं जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंदर हम शैवालों का अध्ययन करते हैं, उसे हम शैवाल विज्ञान कहते हैं। यानी हम ये कह सकते हैं उसे हम एल्गोलॉजी कहते हैं या हम उसे फाइकोलॉजी कहते हैं। ये इसकी परिभाषा है। दूसरी बात देखिए, शैवाल विज्ञान के जनक फेलिक्स यूजन फ्रिट्ज, ये वो साइंटिस्ट थे जिन्होंने सबसे पहले शैवाल के ऊपर अध्ययन किया। और जो सबसे पहले शैवाल के ऊपर अध्ययन करता है और सबसे पहले उसने ज्ञान को इकट्ठा किया है, उस ज्ञान को समझा है, उस ज्ञान को लोगों को बताया है, तो हम उसी को क्या कहते हैं, जनक। तो हमारे देखिए जनक हैं फेलिक्स यूजन फ्रिट्ज। इसे हम क्या कह देते हैं, शॉर्ट में हमें यहाँ पर FA फ्रिट्ज भी कह देते हैं हम इसे। दूसरी बात, भारतीय शैवाल विज्ञान के जनक, आखिर में वो कौन से साइंटिस्ट हैं हमारे भारत देश में रहते हैं, तो आखिर हम ये कह रहे हैं कि वो भारत के वो कौन से साइंटिस्ट हैं जिन्होंने शैवाल के ऊपर अध्ययन किया था, तो वो है आपके MOP आयंकर। वो साइंटिस्ट क्या है, वो साइंटिस्ट हैं आपके MOP आयंकर। तो MOP आयंकर वो साइंटिस्ट हैं जिन्होंने भारत में सबसे पहले शैवालों का अध्ययन किया था, इसलिए हम उन्हें कह सकते हैं कि हमारे क्या हैं, भारतीय शैवाल विज्ञान के क्या हैं, जनक। अब हम यहाँ पर देखिए समझते हैं कि आखिर में जो शब्द है फाइकोलॉजी, तो यहाँ पर देखिए जो शब्द है फाइकोलॉजी, ठीक है, फाइकोलॉजी जो शब्द है यहाँ पर फाइकोलॉजी, ये शब्द है फाइकोलॉजी। तो यहाँ पर देखो फाइको का मतलब समझते हैं। तो फाइकोस का मतलब होता है सी बीड्स, सी का मतलब होता है समुद्र, बीड्स का मतलब एक तरह की झाड़ी बाड़ी थी, खरपतवार। तो हम इसे कह सकते हैं समुद्री खरपतवार। तो हम इसे कह सकते हैं क्या, समुद्री खरपतवार। दूसरा लोगोज, लोगोज का मतलब होता है टू स्टडी, अध्ययन करना। तो हम
ये कह सकते हैं कि एल्गोलॉजी या फाइकोलॉजी वो है जिसमें जो समुद्र है, उस समुद्र के अंदर पाई जाने वाली जो खरपतवार है, हम उस खरपतवार का क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। तो उसी को हम फाइकोलॉजी कहते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, एल्गोलॉजी कहते हैं। अब देखते हैं, हम थोड़ा आगे चलते हैं। तो देखिए ये सब, इसे गौर से देखिए, ये देखिए ये गड्ढों के अंदर, प्यारे बच्चों यहाँ पर देखिए, ये गड्ढों के अंदर क्या भरा हुआ है, पानी। तो यहाँ पर देखिए गड्ढों के अंदर पानी भरा हुआ है, उस गड्ढे के अंदर मुझे देख लीजिए, ये देख लीजिए संरचना, ये है काई। इसी को मैं क्या कहता हूँ, इसी को हम क्या कहते हैं, शैवाल। ये देखिए इन सारी जो संरचना दिखाई दे रही है, इसी संरचना को हम क्या कहते हैं, शैवाल। तो हम यहाँ पर एक बात कह सकते हैं कि ज़्यादातर हमें शैवाल की अगर कंडीशन देखिए, वैसे तो शैवाल की जितना भी गंदा संदा पानी, जहाँ भी कुछ भरा हुआ पानी है, उस पानी को अगर हम देखते हैं तो हम ये कह सकते हैं कि हमें शैवाल क्या है, एक जलीय प्रकृति में मिल रहे हैं। तो ये ऐसे शैवाल हैं जिन्हें हम पानी को ऊपर देखे जा सकते हैं, तो ऐसे शैवालों को कहते हैं क्या, जलीय शैवाल। अब देखते हैं थोड़ा आगे। अब देखिए ये क्लोरोफिल युक्त अर्थात ये शैवाल हैं। तो हम यहाँ पर ये कहते हैं भैया यहाँ पर क्या मिल रहा है, क्लोरोफिल पाया जाता है, क्लोरोफिल पाया जाता है, ठीक है, क्लोरोफिल पाया जाता है, अर्थात यहाँ पर क्लोरोफिल मिल रहा है। और जब भी कभी किसी के अंदर अगर हम देखने के लिए क्लोरोफिल मिलता है तो हम ये कह सकते हैं वो अपने आप खाना बना सकता है। तो ये प्लांट्स का वो गुण होता है जिसमें उसके पास क्लोरोफिल है, तो प्यारे बच्चों हम कह सकते हैं वो खाना अपने आप बना लेगा। तो ये सारे जब को दिख रही है संरचना, इसका मतलब यहाँ पर क्लोरोफिल है, ये खाना अपने आप बना लेते हैं। शरत ये हमें एक सिंपल टाइप के लग रहे हैं। सिंपल हम ये कह सकते हैं कि पृथ्वी पर जैसे जैसे मेरी प्लांट्स की शुरुआत हो रही है, तो सबसे पहले क्या चीज़, एक सिंपल चीज़ बनती आ रही है, सिंपल से बाद में क्या बन रही है, जटिल। तो जैसे जैसे फिर एक पहले यहाँ पर क्या है, एक सिंपल सबस्टांस के बने हुए हैं, ये सिंपल बने हुए हैं, ठीक है। सिंपल का मतलब होता है एक इसकी प्रकृति बिल्कुल सिंपल है। अब इस सिंपल से धीमे धीमे ये कॉम्प्लेक्स बनते जाएंगे, अर्थात इस प्रकार के बनते जाएंगे। वहां पर देखने के लिए मुझे केमिकल अधिक मिलेगा, तो यहाँ पर केमिकल्स देखने के लिए मुझे कम मिल रहा है, इसलिए सिंपल है। दूसरी बात थैलॉइड, थैलॉइड का देखिए मतलब, थैलॉइड हम उसे कहते हैं जब जड़, तना तथा पत्ती नहीं मिल रही है। यहाँ पर देखिए न तो इसमें कोई जड़ है, न इसमें कोई तना है, और न कोई ये पत्ती है, तो बिल्कुल छोटा सा है। तो जो चीज़ बिल्कुल छोटी होती है, न तो मुझे उसमें कोई जड़ दिख रही, न उसमें कोई तना है, न कोई पत्ती है, तो तीनों में तो कोई चीज़ नहीं है। तो प्यारे बच्चों हम यहाँ पर ये चीज़ कह सकते हैं, एक यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि जब तीनों में से कोई चीज़ नहीं है, तो हम यहाँ पर ये चीज़ एक ही कहेंगे कि भैया ये थैलॉइड है। तो थैलॉइड वो संरचना होती है जिसमें न तो जड़, न पत्ती, न तना, कुछ नहीं मिल रहा है। तो जहाँ पर मुझे कोई चीज़ नहीं मिल रही है, उसी को मैं क्या कहता हूँ, थैलॉइड। इसको मैं क्या कहता हूँ, थैलॉइड। इसको मैं क्या कहता हूँ, थैलॉइड। तो थैलॉइड हम उसे कहते हैं कि जहाँ पर जड़, तना, पत्ती हमें देखने के लिए नहीं मिल रही। दूसरी बात देखिए ऐसी स्वपोषी, स्वपोषी तो है। स्वपोषी का मतलब क्या है, अपने आप खाना बना सकते हैं। स्वपोषी का मतलब क्या है, अपने आप खाना बना सकते हैं। भैया अपने आप खाना क्यों बना सकते हैं, क्योंकि मुझे देखने के लिए यहाँ पर क्लोरोफिल मिल रहा है, ठीक। तथा मुख्यतः जलीय, ज़्यादातर इनकी प्रकृति हमें कैसे देखनी है, जलीय। अब जलीय में अलवड़ी हो सकते हैं तथा समुद्री जल दोनों का हो सकते हैं। तो जल की अगर बात करते हैं तो मुझे ऐसे पानी भी मिल रहे हैं जो खारा नहीं है, और ऐसे पानी भी मिल रहे हैं जो खारा है, और ऐसे पानी में भी मिल रहे हैं जो बहुत ही ज़्यादा खारा है। एक तो कम खारा होता है, एक होता है ऐसा जल जो खारा नहीं है, जैसे मेरे तालाब का या किसी नदी का पानी, ऐसा पानी है जो खारा नहीं है, जैसे मैं कहता हूँ फ्रेश वाटर। तो जहाँ पर नमक की मात्रा नहीं है जिस पानी में, तो मुझे वहाँ भी देखने के लिए मिल सकते हैं। अलवड़ का मतलब होता है अलवड़, ये देखो लिखा है अलवड़।
अल्लवड़ जो शब्द लिखा हुआ इसे थोड़ा समझ लो यहाँ पर। देखिए ये कह रहा है अलवड़, ठीक है, ठीक, अलवड़ी जल, अलवड़ी जल। अलवड़ी जल का मतलब होता है, अ का मतलब होता है नहीं, और लवड़िया का मतलब होता है, लवड़ी का मतलब होता है नमक की मात्रा, ठीक, नमक की मात्रा। अर्थात हम ये भी कह सकते हैं खारापन, ठीक। तो जहां खारापन नहीं है, ऐसे जल में जहां खारापन नहीं है वहां मिलने। उसके अलावा देखो यहां पर कह रहा है समुद्री जल। तो समुद्री जल कौन सा है? समुद्री जल कौन सा है? क्योंकि तो बहुत ज्यादा है। उसके अलावा मुझे देखने के लिए वहां पर क्या मिलता है? खारा जल। तो ये खारे जल में मिल रहे हैं मुझे, और जो जल खारा नहीं है मुझे वहां भी मिले। तो देखने के लिए हम दोनों प्रकृतियां ये हमें मिल रही हैं। उसके बाद देखिए अगली कंडीशन, शैवालों की अगर हम बात करते हैं तो देखिए शैवाल एक कोशिकीय, यानी कि हम कह सकते हैं एक कोशिकीय, अर्थात इसके अंदर एक कोशिकी। एक कोशिकी मतलब क्या है? यहाँ पर केवल एक कोशिका मिल रही है। ये केवल किससे बने हैं? इनका पूरा शरीर किससे बना है? केवल एक कोशिका से, ठीक है, केवल एक कोशिका से। जैसे क्लोरेला, क्लेमाटोमोनास, तथा बहुकोशिकीय संरचना वाले भी बहुकोशिकीय। मतलब अब ये ऐसा है जो बहुत बड़ा है, और यहाँ पर देखता हूँ तो क्या है, बहुत ज़्यादा सेल्स हैं, जैसे कि मेरा सारगासम। तो हमें ये भी कह सकते हैं कि हमें देखिए प्रकृति के अंदर देखने के लिए शैवाल ऐसे मिलते हैं जो एक कोशिका वाले भी हो सकते हैं, जैसे कि मेरा क्लोरेला है, जैसे कि मेरा क्लेमाटोमोनास है। उसके अलावा हम ये कह सकते हैं कि हमें बहुकोशिकीय मिल सकते हैं, जहाँ पर कोशिकाओं की संख्या क्या है? बहुत अधिक, जैसे सारगासम। तो हमें यहाँ पर देखिए ऐसे मिल रहे हैं जो कि एक कोशिका वाले भी हैं और बहुत कोशिका वाले भी हैं। दूसरी बात, अगली कंडीशंस देखते हैं हम यहाँ पर। इनके जननांग, सेक्स ऑर्गन्स, ठीक। तो इनके सेक्स ऑर्गन्स जो होते हैं वहां की बात करते हैं। एक कोशिकीय तथा बहुकोशिकीय संरचना वाले भी हो सकते हैं। तो इनके जो सेक्स ऑर्गन्स होते हैं वो मुझे एक कोशिका वाले मतलब एक सेल वाले ही मिलेंगे, और कुछ ऐसे भी होते हैं जो बहुकोशिका के सेल वाले मिलेंगे, उसमें बहुत ज़्यादा सेल भी होंगी, ठीक। लेकिन उनमें देखिए जैकेट सेल्स नहीं पाई जाती है, अर्थात नॉन जैकेटेड होती हैं। जैकेट सेल्स ऐसी होती हैं, जैसे मान लीजिए एक जैकेट का मतलब होता है, जैसे जैकेट पहनते हम, तो जैकेट का मतलब होता है किसी चीज़ को प्रोटेक्शन देना। तो किसी चीज़ को क्या देना है? प्रोटेक्शन। जैसे मान लीजिए ये एक संरचना है, तो इसकी संरचना आप गौर से देखिए, मैं यहाँ पर देखिए बाहर की तरफ देखता हूँ ये संरचना। तो ये वाली जो एक लेयर है, ठीक, ये वाली जो लेयर है ये इसे क्या दे रही है? प्रोटेक्शन। ये इसे क्या दे रही है? प्रोटेक्शन। तो ये दे रही है इसे प्रोटेक्शन। इसी को हम क्या कहते हैं? इसी को हम क्या कहते हैं? जैकेट कोशिका। इसी को हम क्या कहते हैं? जैकेट कोशिका। लेकिन बात करते हैं शैवाल की, तो मुझे यहाँ पर देखने के लिए ये नहीं मिल रही है। तो जो प्रोटेक्शन करने वाली जो कोशिकाएं होती हैं, जिन्हें मैं जैकेट सेल्स कहता हूँ, वो मुझे यहाँ पर देखने के लिए नहीं मिलती है। इसीलिए प्यारे बच्चों हम इसे क्या कह देते हैं कि नॉन जैकेटेड, अर्थात ये कैसा है? नॉन जैकेटेड, ठीक, नॉन जैकेटेड, नॉन जैकेटेड, अर्थात यहाँ पर जैकेट सेल्स नहीं मिल रही हैं। दूसरी बात, अगली बात देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ पर अगली बात देखिए, यहाँ पर क्या है? इनके जीवन चक्र में, इनकी जो लाइफ साइकिल है, इनके जो जीवन चक्र में जो गैमीट का संलयन होता है, तो इनकी जब लाइफ साइकिल में मान लीजिए ये गैमीट है, ये है क्या? गैमीट, या ऐसे मैं कहता हूँ युग्मक, ठीक, गैमीट। ये क्या है मेरे? गैमीट। तो इसकी लाइफ साइकिल में जो गैमीट मिल रहे हैं प्यारे बच्चों, तो यहाँ पर गैमीट मिल रहे हैं। तो जब गैमीट संलयन के बाद, तो जो गैमीट है अब यहाँ पर क्या होगा? इसका संलयन, ठीक। संलयन का मतलब फ्यूजन, जुड़ेंगे ये, ठीक। अब ये गैमीट क्या हुए? जुड़ेंगे, आपस में जुड़ेंगे, ठीक। अब जुड़ेंगे, जैसे ही जुड़ेंगे तो जुड़ने के बाद देखिए हम यहाँ पर ये कह सकते हैं मेरा ये क्या बन जाता है? जाइगोट। ये क्या बन जाता है? युग्मनज, यानी कि जाइगोट। ये हम वैसे ही पढ़ते आ रहे हैं कि जब कोई दो गैमीट आपस में जुड़ते हैं तो जुड़ने के बाद हमेशा जाइगोट बनता है।
तो लेकिन यहाँ पर एक बात कही गई है, तो ठीक जायगोट बनता है, तो फ्यूजन के बाद किसी भी प्रकार का भ्रूण निर्माण नहीं होता है, तो जायगोट बनेगा। अब जायगोट से वैसे कंडीशन में देखते हो जायगोट से क्या बनता है, मेरा भ्रूण बनेगा, भ्रूण से धीमे धीमे डेवलपमेंट होगा। लेकिन यहाँ पर हमें भ्रूण नहीं दिख रहा है, यहाँ पर नो एम्ब्रियो फॉर्मेशन, या तो यहाँ से डायरेक्ट माइटोसिस हो जाएगी तो ये डिप्लॉइड सेल्स बन जाएंगे, या इससे मेरा जाइगोस्पोर बन जाएगा। अब जाइगोस्पोर में म्यूसिस होगा, जब म्यूसिस होगा तो यहाँ पर 4 हैप्लॉइड सेल्स बन जाती हैं। ये क्या बनेंगी, 4 हैप्लॉइड सेल्स। तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं, या तो यहाँ पर देखिए अर्धसूत्री विभाजन होगा, ठीक, सीधा अर्धसूत्री विभाजन कैसे होगा, जाइगोस्पोर में, तो मेरी ये बनेंगी, ठीक है। या यहाँ पर डायरेक्ट ही समसूत्री विभाजन हो गया, समसूत्री विभाजन, तो यहाँ पर डिप्लॉइड सेल्स बन गई, क्योंकि ये डिप्लॉइड है, ठीक। ये क्या है, ये देखिए हैप्लॉइड है, ये हैप्लॉइड है, ये दोनों क्या है, हैप्लॉइड। तो ये हैप्लॉइड ये हैप्लॉइड आपस में जुड़े, ठीक है, तो आपस में जुड़ गए। जुड़ने के बाद अब क्या बनेंगे, ये जाइगोट, जाइगोट डिप्लॉइड बन गया। अब यहाँ से जब प्रक्रिया चलेगी तो मेरी इस प्रकार से हम हैप्लॉइड बनेंगे। अर्थात हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि इनकी जो लाइफ साइकिल होती है, मुझे देखने के लिए यहाँ पर एम्ब्रियो का फॉर्मेशन नहीं मिल रहा है, तो यही मेन पॉइंट है, नो एम्ब्रियो फॉर्मेशन, अर्थात भ्रूण का निर्माण नहीं होता है। इस बात को ध्यान रखो, भ्रूण का निर्माण नहीं होता है। हिंदी मीडियम वाले जितने बच्चे, इस बात को थोड़ा ध्यान रखो, भ्रूण का निर्माण नहीं होता है, इस बात को ध्यान रखना है। अगली बात शैवालों की कोशिका वृत्ति, जो शैवाल होते हैं उसकी जो शैवाल है, तो इसकी जो शैवालों की कोशिका वृत्ति, जैसे मान लीजिए कोई शैवाल है, तो शैवाल की जो सेल है, ये क्या है, इसकी सेल कोशिका। तो इसकी जब हम कोशिका की बात करते हैं तो कोशिका की जो बाहरी लेयर होती है, ठीक है, ये है मेरी कोशिका, तो इस कोशिका की ये है बाहरी लेयर, इसे मैं कहता हूं सेल वॉल। कोशिका वृत्ति, कोशिका वृत्ति, कोशिका वृत्ति का मतलब होता है कोशिका की लेयर, ठीक है, कोशिका वृत्ति का मतलब होता है कोशिका की लेयर। तो कोशिका लेयर किसकी बनी होती है, सेल्यूलोज की बनी होगी। किसकी बनी होगी, सेल्यूलोज की। तो सेल्यूलोज के साथ में हो सकता है कोई और भी पदार्थ हो, पेक्टिन वगैरह और भी चीज हो सकती है, मैनोज हो सकती है, गैलेक्टोज हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो सेल्यूलोज तो मोस्टली होगा, उसके साथ कुछ अन्य पदार्थ भी हो सकते हैं, ठीक। उसके बाद देखिए क्लोरोफिल ए और बीटा कैरोटीन, क्लोरोफिल ए और बीटा कैरोटीन, ठीक, बीटा कैरोटीन। तो क्लोरोफिल ए और बीटा कैरोटीन एक ऐसा पिगमेंट मिल रहा है मुझे देखने के लिए, हम यहाँ पर ये कह सकते हैं जितने भी मेरे शैवाल हैं सभी शैवालों के अंदर ये प्रेजेंट है। तो हम क्लोरोफिल ए एवं बीटा कैरोटीन को हम क्या कह सकते हैं, सार्वभौमिक। सार्वभौमिक उसे कहते हैं जो मुझे सभी ग्रुप्स में देखने के लिए मिल रहा है। यहाँ पर शैवालों के सभी ग्रुप्स में देखने के लिए मिल रहा है, और जो चीज मुझे शैवालों के सभी ग्रुप्स में देखने के लिए मिलती है, तो मैं यहाँ पर ये कह सकता हूँ प्यारे बच्चों, वो क्या है, सार्वभौमिक। तो वो क्या है, सार्वभौमिक, यूनिवर्सल पिगमेंट। तो यूनिवर्सल पिगमेंट क्या है, क्लोरोफिल ए एंड बीटा कैरोटीन, क्लोरोफिल ए और बीटा कैरोटीन, ठीक, क्लोरोफिल ए और बीटा कैरोटीन, ये चीज है, ये सभी शैवालों मुझे मिल रही है देखने के लिए। अब हम थोड़ा आगे और बढ़ते हैं, आगे थोड़ा हम यहाँ पर ये समझते हैं, यहाँ पर देखिए कि अगर मैं शैवाल की बात करता हूं, इसके हैबिटेट की बात करता हूं कि आखिर में शैवाल मुझे कहां पर मिल सकते हैं, तो अगर मैं शैवाल की बात करता हूं तो वैसे तो शैवाल विभिन्न आवासों में पाए जाते हैं, परंतु मुख्यतः ये जलीय आवासों में अधिक पाए जाते हैं। शैवाल तो हमें मोस्टली रूप से देखा जाए तो हमें बहुत सारे आवासों में बहुत सारे हैबिटेट है वहां पर देखने के लिए मिलते हैं। लेकिन सबसे पहले बात ये कह सकता हूं मैं प्यारे बच्चों कि इसकी मेन हैबिट जो है वो क्या है, एक जलीय प्रकृति है। अर्थात हम ये कह सकते हैं हमें जल में देखने के लिए अधिक मिलेंगे। तो देखिए हमें देखने के लिए देखिए ये जल में भी मिल जाते हैं, हमें स्थल पर भी मिल जाएंगे, उसके अलावा बहुत सारे अन्य आवास हैं वहां भी मिल जाएंगे, अन्य जगहों पर भी मिल जाएंगे। किसी के ऊपर मिल सकते हैं, किसी के बॉडी के अंदर मिल सकते हैं, किसी के साथ मिल सकते हैं। तो हमें सबसे ज़्यादा तो ये देखने के लिए मिलते हैं, उसके बाद कुछ थोड़े हमें ये मिलेंगे, बाकी हमें और भी चीज़ मिल जाती है। तो शैवालों की प्रकृति को हम ये कह सकते हैं कि शैवाल जो है हमें देखने के लिए विभिन्न आवासों में पाए जाते हैं, विभिन्न जगहों पर मिल सकते हैं हमें। अब थोड़ा हम जलीय को हल्का सा समझते हैं। अब जलीय की बात करते हैं
जलीय शैवाल। अगर मैं जलीय शैवाल की बात करता हूं तो देखिए जलीय शैवाल को मैं बात करता हूं, इसे कहते हैं हम एक्वाटिक, ठीक है, एक्वाटिक एल्गी। अगर मैं जलीय शैवाल की बात करता हूं तो सबसे पहले हमें यह समझना है कि मुझे जल दो प्रकार के मिल रहे हैं। एक तो मुझे स्वच्छ जल मिल रहा है। स्वच्छ जल वो होता है कि यहां पर क्या है, यहां पर लवण की मात्रा नहीं है, यहां पर लवण की मात्रा क्या है, नहीं है, अर्थात खारापन नहीं है, अर्थात खारापन नहीं है। और समुद्री जल वो होता है जहां पर मुझे देखने के लिए खारापन मिल जाएगा, यहां पर मुझे क्या मिल जाएगा, खारापन। तो हम यहां पर ये कह सकते हैं कि हमें देखिए देखने के लिए दो प्रकार की प्रवृत्ति मिली। एक तो हमें वो शैवाल मिलते हैं जो कि ऐसे जल में मिलेंगे जिसे मैं स्वच्छ जल कहता हूं, जहां पर लवण की मात्रा नहीं है, अर्थात हम ये कह सकते हैं कि उस पानी के अंतर्गत नमक नहीं है, ठीक, जिसके अंदर नमक नहीं होता उसी को मैं कहता हूं स्वच्छ जल। तो स्वच्छ जल में देखिए मेरे तालाब का हो सकता है, मेरी झील का हो सकता है, बहुत सारी नदियां बह रही हैं, ऊपर से पहाड़ों से जो चल चल के नदियां आ रही हैं, तो नदियों में क्या पानी होता है, खारा पानी नहीं होता है। तो बहुत सारी गंगा जमुना बहुत सारी हमें नदियां मिलती हैं। उसके अलावा बरसात होती है, तो बरसात होने के बाद खेतों में पानी भर जाता है, तो हम वहाँ पर ये देखते हैं कि वहाँ जो पानी भर गया है उस पानी के ऊपर हमें काई जैसी संरचना दिख रही है, तो इसी को मैं शैवाल कहता हूँ, ठीक। अब ये तो मुझे ऐसे मिल रहे जल में जो खारा नहीं है, और एक मुझे इधर वो मिल रहे हैं समुद्र वाले में। ये देखिए ये समुद्र है, सब समुद्र का जल है। अब समुद्र के अंदर मिल रहे हैं ये, ठीक, तो समुद्र में मिल रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हमें ये खारे वाले जल में मिल रहे हैं। तो जल भी दो प्रकार का, दोनों प्रकार की प्रवृत्ति मिल रही है हमें। अब थोड़ा हल्का हल्का सा हम ये समझते हैं। अब हम ऐसे जल में देखते हैं जो कि खारा नहीं है, तो स्वच्छ जल की बात करते हैं जिसे मैं कहता हूं फ्रेश वाटर। अगर हम फ्रेश वाटर जल की बात करें तो फ्रेश वाटर भी मुझे दो प्रकार के देखने के लिए मिल रहे हैं। एक तो मुझे ऐसा मिल रहा है जल जो कि बह रहा है, जैसे नदियों का पानी है, हम नदियों का पानी देखते हैं, नदियों का पानी अक्सर बहता रहता है, नदियों का पानी बह रहा है, नहरों का पानी बह रहा है, ठीक, बहुत सारे ऐसे बम्बे जो पानी बह रहा है। तो एक तो हमें उस पानी में मिल रहा है जो पानी बहता जा रहा है, तो जो पानी बहता जाता है, ठीक, उसे कहते हैं स्लो रनिंग वाटर, जो धीमे धीमे बह रहा है पानी, ठीक। दूसरी बात, तो जो बहता हुआ पानी उसे हम लॉटिक वाटर भी कह देते हैं कभी कभी, लॉटिक वाटर। तो हमें ऐसा पानी, ये देखिए यहाँ पर देखिए पहले गौर से, ये देखिए, इसे देखिए, ये देखिए एक नदी है और नदी के अंदर ये पानी बह रहा, तो नदी में देखिए ये पानी बह रहा, तो यहाँ पर देखिए बहुत सारे हमें क्या मिल रहे हैं, शैवाल। नदी है, अब नदी के अंदर पानी बह रहा है, नदी है और नदी के अंदर पानी बह रहा है, तो ये पानी वो है जो बहता जा रहा है। तो बहते हुए पानी में देखने के लिए देखिए हमें ऊडोगोनिया मिल जाएगा, मुझे यूरोथ्रिक्स मिल जाएगा, मुझे कारा मिल जाएगा, मुझे क्लेडोफोरा मिल जाएगा। तो हमें कुछ कह सकते हैं कुछ इस प्रकार की शैवालों की प्रजातियां हैं जो हमें बहते हुए जल में देखी जा सकती हैं। अगली बात देखिए यहाँ पर स्थिर जल। स्थिर जल का मतलब होता है एक स्टैग्नेंट वाटर, स्थिर कहता हूं मैं स्टैग्नेंट वाटर, या हम इसे कह देते हैं लैंटिक वाटर। तो स्थिर पानी वो है, जैसे मान लीजिए कोई तालाब का पानी है, वो भर तो गया है लेकिन वहीं पर रुका हुआ है, झील का पानी भी वहीं पर रुका हुआ है। उसके अलावा मेरे खेतों में बारिश वगैरह हो जाती है, तो बरसात के दिनों में देखता हूँ खेतों में पानी भर जाता है, गड्ढों में पानी भर जाता है। तो वहां पर देखिए, ये देखिए खेत से हो रहा है, ये खेत है और एक गड्ढे के अंदर में पानी भरा हुआ है। तो यहां भी मुझे देखने के लिए ये सब क्या मिल रहे हैं प्यारे बच्चों, देखिए ये सब क्या मिल रहे हैं प्यारे बच्चों, शैवाल मिल रहे हैं। तो एक तो शैवाल वो मिल रहे हैं जो गड्ढे के अंदर पानी भरा हुआ है, एक वो मिल रहे जो बह रहा है। तो गड्ढे के अंदर पानी देखे, जैसे कि हो सकता है मेरा कैलेमाइडोमोनास, हमारा कैलेमाइडोमोनास, हमारा बॉलवॉक्स, हाइड्रोडिक्टोन, स्पाइरोगैरा, इस प्रकार के हम ये कह सकते हैं कि हमें कुछ इस प्रकार के देखने के लिए मिलते हैं जो कि मेरे स्टैग्नेंट वाटर मिलते हैं, जिसे हम लैंटिक वाटर भी कहते हैं और इसे हम कहते हैं लॉटिक वाटर। तो हमें इस प्रकार के भी तो शैवाल देखे जा सकते हैं। अब बहते हुए जल के लिए देखते हैं, जैसे बहते हुए जल की बात करें तो बहते हुए जल में देखिए बहते हुए जल में पाए जाने वाले जैसे कि यूरोथ्रिक्स, ये देखिए यूरोथ्रिक्स की होती है संरचना ऐसी,
उसके अलावा देखिए ऊडोगोनियम, तो ये है देखिए ऊडोगोनियम की संरचना, इसे देखिए ऊडोगोनियम, और ये है कारा, कारा, तो ये है कारा की संरचना। तो ये है कारा, ये है मेरा यूरोथोरिक्स, ये है मेरा ऊडोगोनियम। तो ये वो शैवाल की ऐसी संरचना है जो मुझे बहते हुए जल में पाई जा रही है। ठीक, इन्हें आराम से इमेज को थोड़ा दिमाग में लगा लो, समझ लो, सब कुछ समझ में आ जाएगा। अब उसके अलावा हम उन चीजों को देखते हैं, उन वाले शैवालों को देखते हैं जो स्थिर जल में मिलते हैं मुझे देखने के लिए। तो स्थिर जल में देखिए, स्थिर जल का मतलब क्या है? एक लैंटिक वाटर, जो एक जगह पे पानी भरा हुआ है, जैसे कि बॉल बॉक्स, ये बॉल बॉक्स की संरचना, जैसे हाइड्रोडिक्टोन। ठीक, हाइड्रोडिक्टोन को हम वाटर नेट भी कहते हैं। हाइड्रोडिक्टोन को हम क्या कहते हैं? वाटर नेट। वाटर नेट, वाटर नेट इसलिए कहते हैं, ये पानी का क्या है? जाल, ये देखो जाल सा बना लेता है। उसके अलावा देखने के लिए मुझे देखिए क्लेमाइडोमोनास मिल जाएगा, ये देखिए बहुत छोटे छोटे एक कोश की है, ये क्या है? क्लेमाइडोमोनास। उसके अलावा देखने के लिए मुझे क्या मिल जाएगा? स्पाइरोगायरा। तो यहाँ पर पाए जाने वाले शैवाल की वो प्रजातियां हैं जो कि मुझे स्थिर जल में देखने के लिए मिल रही हैं, और इससे पहले मैंने दिखाया था वो मुझे बहते हुए जल में देखने के लिए मिल रही हैं। तो इस प्रकार के शैवालों को हम आसानी से देख सकते हैं और समझ सकते हैं। अब देखिए, अब वो शैवाल जो मुझे समुद्र के जल में देखने के लिए मिल रहे हैं। अब समुद्र के जल में देखने के लिए, तो हमें समुद्र के जल में देखने के लिए देखिए फियोफाइसी वर्ग के सदस्य मिल रहे हैं। ठीक, उसके अलावा मुझे रियोडोफाइसी वर्ग के सदस्य मिल रहे हैं। ठीक, रियोडोफाइसी का मतलब होता है रेड एल्गी। ठीक, और फियोफाइसी का मतलब क्या है? ब्राउन एल्गी। तो मुझे यहाँ पर देखने के लिए ऐसे मिल रहे हैं जो कि मेरे लिए क्या हैं, जो हमें देखने के लिए इस प्रकार के मिले, तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि ये जो शैवाल है ये हमें समुद्र में पाए जाते हैं। तो ये है देखिए हमारे पास समुद्र पूरा, तो समुद्र में देखिए आसानी से आपको देखे जा सकते हैं। ये देखिए शैवाल, लाल शैवाल, ये देखिए शैवाल। ठीक, ये देखिए शैवाल। तो जैसे फियोफाइसी में जैसे एक्टोकार्पस, सारगासम, फ्यूकस, ये सारे मुझे शैवाल इस प्रकार के होते हैं जो कि हमें बड़े बड़े जो आसानी से देखे जा सकते हैं। उसके अलावा देखिए ये अन्य आवासों में मिल सकते हैं। उसके अलावा देखिए अन्य आवासों में जैसे नम युक्त पदार्थ, ऐसे पदार्थों मिल जाएंगे जहां पर नमी होगी। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए कोई कंकड़ पत्थर है, यहाँ पर नमी नमी है चारों तरफ, तो जैसे मान लीजिए समुद्र किनारे या किसी झील के किनारे या पहाड़ों पर हम देखते हैं, जहाँ पर पहाड़ों पर झरने वरने चलते रहते हैं, तो वहाँ पर उस जगह पर मुझे बहुत ज़्यादा नमी दिख रही है। तो जितने भी पत्थर हैं, मिट्टी है जो गीली हो चुकी है, नम हो चुकी है, नम स्थान है, तो वहाँ पर मुझे उगते हुए देखे जा सकते हैं। तो ये देखो दिख रहे हैं हमें। ठीक, उसके अलावा मिट्टी में मिलेंगे, लकड़ी में मिल जाएंगे। अब मिट्टी और लकड़ी में कैसे मिलेंगे देखो अभी देखते हैं। पहले ये उस जगह पर देखिए जहाँ पर जगह नम है, नम का मतलब कोई पत्थर वाला। तो ये वो शैवाल हैं जो कि यहाँ पर पानी नहीं है, केवल जगह नमी है, वहाँ पर उग रहे हैं। ठीक, उसके अलावा ये शैवाल देखिए मिट्टी के सतह के ऊपर पाए जाते हैं। उसके अलावा कुछ शैवाल ऐसे हैं जो हमें मिट्टी की सतह को, अब ये देखिए मिट्टी है, देखिए ना, अब इस मिट्टी है जो हल्की हल्की गीली मिट्टी है, नमी है, तो यहाँ पर हमें मिट्टी के ऊपर भी ये आसानी से देखे जा सकते हैं प्यारे बच्चों। तो मुझे यहाँ पर हम ये कह सकते हैं प्यारे बच्चों कि हमें मिट्टी के ऊपर भी आसानी से देखे जा सकते हैं। तो यहाँ भी देखने के लिए मुझे ये क्या मिले, सब ये मुझे क्या मिले देखने के लिए? शैवाल। तो यहाँ पर भी हमें क्या मिले देखने के लिए? शैवाल मिल रहे हैं, जैसे बॉकेरिया, बॉटिडियम, ऊडोगोनियम। तो ये इस प्रकार के शैवाल हैं जो कि हमें यहाँ पर देखे जा सकते हैं मिट्टी के ऊपर। अब कुछ शैवाल ऐसे ही मिले जो हमें लकड़ी के ऊपर पाए जाते हैं। लकड़ी के ऊपर भी देखिए, लकड़ी के ऊपर पाए जाने वाले शैवाल, ये देखो लकड़ी है, तो लकड़ी के ऊपर भी देखिए ये देखो मिल रहे हैं शैवाल, ये देखिए मिल रहे हैं शैवाल, ये मिल रहे हैं शैवाल, जैसे प्रोटोकोकस साइटोनिमा। तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि हमें इस प्रकार के भी शैवाल देखने के लिए मिल रहे हैं जो नम स्थान पर मिल रहे हैं।
जल में तो मिल रहे हैं, ठीक है। तो हमें जल में मिल रहे हैं और हमें स्थल परिवहन में देखिए अगर ज़मीन के ऊपर भी हमें ऐसी जगह मिल रहे हैं जहाँ पर सीलन है, पत्थर के ऊपर भी मिल रहे हैं, लकड़ी के ऊपर भी मिले। तो हमें शैवालों की स्थिति का अगर हम देखते हैं तो शैवाल भी हमें विभिन्न विभिन्न जगह पर देखे जा सकते हैं। उसके अलावा देखिए उनमें से कुछ ऐसे होते हैं, कुछ शैवाल ऐसे हैं जो कवक के साथ, अब कुछ शैवाल ऐसे हैं जो कवक के साथ रहते हैं। कवक के साथ रहने वाले शैवाल क्या हैं मेरे? ब्लू ग्रीन एल्गी, जिन्हें मैं साइनोबैक्टीरिया कहता हूँ। तो कुछ इस प्रकार के साइनोबैक्टीरिया मेरे हैं जो ब्लू ग्रीन एल्गी हैं, जिन्हें हम शैवाल की कैटेगरी में पहले रखते थे लेकिन अब उन्हें हटा दिया है। तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं जो मेरे इस प्रकार के जो शैवाल होते हैं तो वो किसी कवक के साथ मिल जाएंगे, तो कवक के साथ मिलकर के रहेंगे। कवक को भी फायदा हो रहा है, शैवाल को भी फायदा है, दोनों को आपस में फायदा हो रहा है। तो जब दोनों साथ साथ रहेंगे एक सहजीवी के रूप में, तो मैं उन्हें कहता हूं लाइकेन। तो उन्हें हम क्या कहते हैं? लाइकेन। तो उन्हें हम क्या कहते हैं? लाइकेन। तो देखिए ये है, देखिए वो लाइकेन, इसे देखिए जो पेड़ों के ऊपर पाए जाते हैं, ठीक, ये पेड़ों के ऊपर पाए जाते हैं। तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं, ये पिछले अध्याय में लाइकेन था हमारा, हमने उसमें अच्छी तरह से पढ़ा है, उसमें आप देख लेना मेरे लेक्चर में। ये सारी चीज लाइकेन हम उस कंडीशन को कहते हैं जब कोई शैवाल किसी कवक के साथ सहजीवी के रूप में रहता है तो हम उसे लाइकेन कह देते हैं। लाइकेन क्या होता है? जो SO2 पॉल्यूशन होता है उसके गुड इंडिकेटर है। जहाँ कहीं भी अगर मेरे लाइकेन होंगे तो अगर वहाँ पर SO2 है, SO2 गैस अगर अधिक है तो लाइकेन वृद्धि नहीं कर पाते हैं। तो ये है लाइकेन। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कुछ शैवाल मुझे ऐसे ही मिले जो कवकों के साथ मिलकर के रहते हैं, जिन्हें हम लाइकेन कहते हैं। उसके अलावा कुछ शैवाल ऐसे भी होते हैं जो किसी भी एनिमल्स के ऊपर पाए जाते हैं। ये देखिए प्राणियों के ऊपर भी उगते हुए देखे जा सकते। जैसे मान लीजिए कोई ये प्राणी है, इसके ऊपर देखिए, ये देखिए इसके ऊपर, तो इसके शरीर के ऊपर भी तो हरी हरी संरचना मुझे दिख रही है। तो मैं ये कह सकता हूं प्यारे बच्चों कि हम ये कह सकते हैं प्यारे बच्चों को जो शैवाल हैं वो किसी प्राणी के ऊपर भी तो मुझे देखे जा सकते हैं। यहाँ पर देखिए, तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं, इसे देखिए गौर से देखिए, तो हम ये कह सकते हैं किसी भी प्राणी के ऊपर भी तो पाए जाते हैं शैवाल। शैवाल तो बहुत जगह मिल रहे हैं, हर जगह मिल रहे हैं, तो किसी प्राणी के ऊपर भी आसानी से देखे जा सकते हैं। उसके अलावा देखिए शैवाल के माप तथा आकार में बहुत भिन्नता होती है। देखिए शैवाल की अगर माप की और आकार की बात करता हूं तो इसका आकार देखिए कैसा है, इसका आकार किसी और तरह का, इसका आकार कैसा है, इसका आकार कैसा है, इसका आकार कैसा है, इसका आकार कैसा है। तो हम ये कह सकते हैं कि शेप क्या है? डिफरेंट है। तो शेप क्या है? डिफरेंट है, ठीक। अगर हम साइज की बात करते हैं तो इसका साइज कुछ और है, इसका साइज कुछ और है, इसका साइज कुछ और है, इसका साइज कुछ और है। कोई बहुत छोटा होता है, कोई बड़ा होता है, कोई बड़ा। तो साइज भी क्या है उनकी? पहली बात तो शेप अलग है, इसकी शेप अलग, इसकी अलग अलग है, साइज भी उनके अलग होती है। तो शैवाल की बहुत सारी स्पीसीज हम ये कह सकते हैं, हमें शैवाल की बहुत सारी स्पीसीज देखने के लिए मिलती हैं प्रकृति में। उनकी साइज अलग है, उनकी शेप अलग है, तो सारी चीज मुझे अलग अलग देखने के लिए मिल रही है। उसके अलावा देखते हैं कुछ ऐसे होते हैं जो मुझे कॉलोनी के रूप में मिलते हैं। कॉलोनी में देखिए उसे कहता हूं कि कुछ शैवाल हैं वो आपस में इकट्ठे होकर एक छोटा सा ग्रुप बना लेते हैं, बहुत छोटा सा ग्रुप बनाते हैं। जो छोटा सा ग्रुप होता है उसी को मैं कॉलोनी बोल देता हूं, जैसे कि बॉल बॉक्स। कुछ कॉलोनी होते हैं जैसे कि बॉल बॉक्स। ये है देखिए बॉल बॉक्स को अगर हम देखते हैं तो बॉल बॉक्स हमें कॉलोनी के रूप में दिखाई देते हैं। कुछ थोड़े बहुत 20-25 कितने भी सवाल है, थोड़े बहुत सवाल यहाँ पर इकट्ठे हो गए, इकट्ठे होकर के छोटी सी कॉलोनी बना लेते हैं। तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं बॉल बॉक्स एक ऐसा सवाल है जो कि कॉलोनी के रूप में पाया जाता है। उसके अलावा देखिए बात करते हैं हम यूलोथ्रिक्स की, ठीक। यूलोथ्रिक्स देखो क्या करा है। उसके अलावा देखो तंतुमयी, तंतुमयी देखो एनसीईआरटी शब्द लिखा है तंतुमयी। तंतु के मतलब है ये देखो अलग तंतु बन गया, इसका ये अलग बन गया, ये अलग बन गया, ये अलग बन गया, अर्थात ये फिलामेंटस संरचना है।
तो जैसे यूरोथ्रिक, ये देखो तंतुमय रूप है, इसकी संरचना ऐसी है, तंतुओं से मिलकर के बनी है, छोटे छोटे फिलामेंट टुकड़े बने हैं। उसके अलावा स्पाइरोगार, उसके अलावा देखिए स्पाइरोगार में देखिए, एक देखिए ये बना हुआ है, ठीक, 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 ये देखिए ये बना हुआ है। तो कुछ शैवाल ऐसे मिल रहे हैं हमें, कुछ तो शैवाल ऐसे मिल रहे हैं हमें देखने के लिए जो कि कॉलोनी के रूप में रहते हैं। कुछ शैवाल के शरीर ऐसा होता है जो छोटे छोटे क्या है, जो तंतुओं ने फिलामेंटों से मिलकर के बना हुआ है, ये है, जैसे कि मेरा यूरोथ्रिक, जैसे कि मेरा स्पाइरोगायरा। तो ये इस प्रकार के शैवाल हैं जो कि हमें देखने के लिए कुछ तंतुओं के रूप में मिल रहे हैं, कॉलोनी के रूप में मिल रहे हैं। उसके अलावा देखिए कुछ शैवाल जैसे कैल्प, कुछ शैवाल ऐसे होते हैं जो बहुत विशालकाय होते हैं। अरे भैया, समुद्रों में पाए जाने वाले शैवाल ऐसे होते बहुत लंबे लंबे हो जाते हैं। तो जो बहुत लंबी लंबी बनने वाली जो संरचना है, मुझे शैवाल दिखाई दे रहे हैं। तो प्यारे बच्चों, मैं ऐसी संरचना को कैल्प कहता हूं। तो ये देखिए, जैसे माइक्रोसिस्टिस पाइरिफेरा। अब यहां पर इस शैवाल को देखिए, ये देखिए शैवाल देखो बहुत लंबा होता जा रहा है। तो समुद्रों में इस प्रकार के हमें शैवाल आसानी से देखे जा सकते हैं, ठीक है। तो समुद्र में हम देखते हैं तो हमें बहुत लंबे लंबे शैवाल, उनकी लंबाई बहुत बड़ी हो जाती है और वे काफ़ी दूरी तक लंबे हो जाते हैं। तो धीमे धीमे देखते हैं कि समुद्रों के बहुत सारे एरिया को घेर लेते हैं। तो जो बहुत सारे एरिया को घेर लेते हैं, मैं उसी चीज़ को कहता हूँ कैल्प। मैं उसी को क्या कहता हूँ, कैल्प। तो ये जो संरचना आपको समुद्र में दिख रही है बहुत बड़ी, ये क्या है मेरी, ये क्या है मेरी कैल्प। यही है मेरी कैल्प, हम कैल्प इसी को कहते हैं। जैसे कि ये देखिए, जैसे कि ये देखिए शैवाल है, ये देखिए कितने शैवाल हैं। समुद्र के ऊपर भी देखो मुझे मिलने हैं, ये देखिए बहुत, ये शैवाल है, इसकी संरचना कितनी बड़ी है। तो ये क्या है, वेरी लार्ज, बहुत बड़े, वेरी लार्ज, बहुत बड़े हैं। वही तो शब्द कहता है विशालकाय, बहुत बड़े। जैसे कि समुद्रों के अंदर भी मुझे मिल रहे हैं देखने के लिए, ये देखिए मिल रहे हैं, ये देखिए मिल रहे हैं, ये देखिए मिल रहे हैं, ठीक है, ये देखिए मिल रहे हैं, ये मिल रहे हैं। ये क्या है, वेरी लार्ज, ठीक, वेरी लार्ज। तो इसी संरचना को हम क्या कहते हैं, कैल्प। तो ऐसी संरचना को प्यारे बच्चों हम क्या कहते हैं, कैल्प। तो हमें यहाँ पर देखिए ये समझना है कि जो बहुत सारे इस प्रकार के शैवाल होते हैं, शैवाल में भिन्न भिन्न हैबिटेट में मिल रहे हैं, ठीक। तो बहुत सारे शैवाल ऐसे हैं जो हमें कैल्प के रूप में मिलते हैं। तो हमें यहाँ पर शैवालों के बारे में थोड़ी थोड़ी सी जानकारी हमने पढ़ी, आज समझी। तो देखिए आज की हमारी क्लास का यही समापन होता है, आज की क्लास का हमारी यही समापन होता है। अगली क्लास को हम आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय। एनसीईआरटी पढ़ते रहिए, समझते रहिए।